अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपना EDU 302 का लेक्चर नंबर 2 देखते हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँ, अगर आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया, आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले असाइनमेंट, क्विज़ और शॉर्ट लेक्चर से रिलेटेड नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब आते हैं हम लोग अपनी स्लाइड्स की तरफ। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और आज का जो हमारा टॉपिक है एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देखी थी। इसके अंदर हम लोगों ने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस किया था। इसके अलावा हमने कुछ इनके डेफिनेशन देखी थी, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में उनका इंट्रोडक्शन देखा था, इनके जनरल प्रिंसिपल और फैक्टर्स देखे थे। आई होप आपको फर्स्ट लेक्चर समझ आया हो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में बताएं। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट की इंटेलिजेंस और इनहेरिडिटी के बारे में देखेंगे। उसके अलावा ह्यूमन एस्पेक्ट्स देखेंगे, उसके बाद इंटेलिजेंस और इसके कुछ मेजरमेंट देखेंगे। अब आते हैं हम लोग अपने लेक्चर की तरफ। ग्रोथ क्या थी? ग्रोथ जो थी वो हमारी ओवरऑल बॉडी में चेंज था, जो हमारे मसल्स, बोन, फैट में अफेक्ट्स कर रहे होते हैं। ग्रोथ जो होती है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं वो मुख्तलिफ रेट में ग्रो कर रहे होते हैं। ग्रोथ जो है वो स्टार्ट होता है और स्टॉप होता है डिफरेंट टाइम के ऊपर। उसके बाद हम लोग मैचुरेशन को देखें तो मैचुरेशन जो है वो नेचुरली चेंजेस हो रही होती हैं, स्पॉन्टेनियसली और ऑटोमेटिकली। ये लार्ज एक्सटेंड में होती हैं और ये जनरली प्रोग्राम्ड होती हैं और इसमें इसका हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हो रहा होता। ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट में हम लोग जो है वो कुछ चीज़ें देखते हैं कि ग्रोथ जो है वो साइज़ में इंक्रीज़ हो रहा होता है, जो हमारी डेवलपमेंट है वो हमारे चेंजेस मैचुरेशन की तरफ लेके जाती हैं। ग्रोथ जो है वो इरिवर्सिबल होता है। ह्यूमन के अंदर रैपिड चेंजेस होती हैं दो स्टेजेस में। दो स्टेजेस, एक हमारे पास गेस्टेशन की स्टेज के दौरान और एक एडोल्ट स्कैन्स में। गेस्टेशन की जो स्टेज है वो आफ्टर बर्थ है और जो एडोल्ट स्कैन की स्टेज है वो 11 to 18 ईयर्स तक जारी रहती है। दूसरी तरफ हमारी मैचुरेशन है जिसका डाइवर्स मीनिंग है और जो मैचुरेशन होती है वो पुबर्टी से स्टार्ट होती है और एंड तक रहती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। इंटेलिजेंस, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में क्या डिफरेंस है? इंटेलिजेंस एक ऐसा प्रोसेस है जो जिसके अंदर हम लोग अपनी एबिलिटी के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं, सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को, अपनी नॉलेज को एक्सटेंड करते हैं किसी भी सिचुएशन में। एक ह्यूमन है, उसका जो बिहेवियर है वो दो तरीक़ों से इन्फ्लुएंस किया जाता है, एक उसके एनवायरनमेंट से और एक उसकी हेरिडिटी से। जो हमारे पास हेरिडिटी है वो क्या है कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो अपने पेरेंट्स से कोई भी चाइल्ड लेता है उसको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। बियोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर इसके अंदर आ जाते हैं। जो हमारे पास नर्चर है या इसको इन्वायरमेंटल कहते हैं। नर्चर जो है वो इन्वायरमेंटल सिचुएशंस हैं जो कि हमारे ऊपर इफ़ेक्ट कर रही होती हैं और हमारी नेचर जो है वो हमारी हेरिडिटी से आती है और नर्चर हमें इन्वायरमेंट से मिल रहा होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं? टोटल 4 एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम देखते हैं। फिज़िकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट जो है इसमें हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंजेस आती हैं ग्रोथ की वजह से। इसकी एग्जांपल में आता है लर्निंग। सोशल डेवलपमेंट के अंदर कहता है ऐसा चेंज है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल अपने सोसाइटी में दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर किसी भी पर्सन की अंडरस्टैंडिंग, उसके इमोशनल फीलिंग्स कंट्रोलिंग और एक्सप्रेसिंग आती हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के अंदर उसकी मेंटल प्रोसेस जो है, किसी भी बंदे के अंदर जब चेंजेस आते हैं तो उसके मेंटल प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं, जिसमें हमारे पास मैचुरेशन आती है और लर्निंग आती है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो मेटाकोग्निशन एंड थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग है। मेटाकोग्निशन जो है वो किसी के अपने नॉलेज के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, मींस वंस ऑन नॉलेज, या इसको हम कहते हैं थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, और ये हाई लेवल थिंकिंग होती है। इसमें हम लोग लर्निंग टास्क को देखते हैं और मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं चीज़ों को, प्लानिंग करते हैं अपने एक्टिविटीज़ को, और ये सक्सेसफुल लर्निंग इसके अंदर हो रही होती है। उसके बाद थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग है। थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग वो है जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को लॉस कर देते हैं। एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम प्रीवियसली इंफॉर्मेशन को ख़त्म कर देते हैं और न्यू जो है वो अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेते हैं। दो तरह की थ्योरीज हम देखते हैं, दो तरह की हमारे होते हैं मेमोरीज़ के सेक्शन। एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो उसके अंदर हम लोग दो थ्योरीज देखेंगे, ट्रेस डीके और डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। और लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर हम लोग इन्फेरेंस और लैक ऑफ एसोसिएशन इनको डिस्कस करते हैं और इनमें डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ट्रेस डीके। ट्रेस का मतलब होता है ढूंढना, डीके का मतलब होता है टूटना।
कहता है शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो ट्रेस डीके के अंदर जस्ट 15 और या 30 सेकंड तक अपने माइंड में रखती है किसी भी चीज़ को, जब तक कि उसको रिहर्स ना किया जाए बार बार। इसका सलूशन यही है कि हम लोग चीज़ों को बार बार पीरियोडिकली ऑर्डर में रिव्यू करते जाएं, तभी वो हमें हमारे माइंड में रहेंगी। उसके बाद हमारे पास डिस्प्लेसमेंट थ्योरी है शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर, जिसमें हमारे पास जो न्यू इन्फॉर्मेशन होती है वो आ जाती है, जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो पुश आउट होती है और जो ओल्ड चीज़ें हैं वो टेक प्लेस रहती हैं। इसको हम लोग किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं? फ्री कॉल मेथड के थ्रू। इसमें क्या होता है कि हम लोग पर्टिकुलर वर्ड्स की लिस्ट याद करते हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जो पुराने वर्ड्स हैं वो हमें याद रहते हैं और न्यू वर्ड्स हमें सीखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो ये तभी हम सीख सकते हैं जब हम लोग इसको फ्री कॉल मेथड से कॉल करते रहें बार बार। उसके बाद हमारे पास इंटरफेरेंस थ्योरी, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में आती है। इसके अंदर हम लोग फॉरगेट भूल जाते हैं पुरानी चीज़ों को या नई चीज़ों को याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जांपल हमारे फ्रेंड्स जो हैं उनके अगर नंबर चेंज हो जाएं तो हमें पुराने नंबर याद रहते हैं, बाज़ दफ़ा नए नंबर हमें भूल जाते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जब हम डायल करने लगते हैं तो पुराना नंबर ही डायल करते हैं। तो यहाँ फिर ऐसे होता है कि नए नंबर याद करने में हमें प्रॉब्लम हो रही होती है। इसका सलूशन यही है कि हम लोग जो है वो नए और पुराने चीज़ों में डिफरेंस देखें और उनको हाईलाइट करके याद रखें। 4 वाला जो लैक ऑफ एसोसिएशन थ्योरी है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में आती है, जिसमें हमारी चीज़ें जो है हमें भूल जाती हैं पुअर एसोसिएशन की वजह से। अगर हम चीज़ों को याद रखें लिंक बना के एसोसिएट करके तो वो हमें याद रहती हैं। अगर हमारी पुअर एसोसिएशन हो तो हमें चीज़ें भूल जाती हैं। अब दूसरी फॉरगेटिंग थ्योरीज, इनको हम डिस्कस करते हैं। 3 थ्योरीज हैं। एक हमारे पास रिट्राइवल क्यू है, एक रिट्राइवल फेलियर थ्योरी है और एक मोटिवेटेड फॉरगेटिंग है। इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। रिट्राइवल क्यू के अंदर क्या करते हैं? हम लोकेटिंग करते हैं या रिकवरी कर रहे होते हैं अपनी मेमोरी के अंदर। जिस तरह हम लोग फ़ोटो, म्यूज़िक, प्लेस, क्वेश्चन, स्मेल वगैरह हम रिट्राइव कर रहे होते हैं, याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये रिट्राइवल क्यूज़ की सारी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हमारे पास रिलेशनल रिट्राइवल फेलियर थ्योरी है। इसके अंदर क्या है कि हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि हमें करेक्ट क्यूज़ नहीं मिल रहे होते, हम करेक्टली हमें याद नहीं आ रहा होता। और इसको लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका है TOT, मीन्स टिप ऑफ टोंग। इसको हम किस तरह से कर सकते हैं? कहते हैं कि हम लोग बाज़ दफ़ा ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हम लोग कुछ चीज़ों याद करने की कोशिश कर ही नहीं रहे होते, मीन्स हमारे माइंड में आ रही होती है लेकिन हमें ये होता है कि हम भूल जाएंगे, तो टिप ऑफ टोंग के थ्रू हम लोग इसको वापस ला सकते हैं। इसकी स्ट्रेंथ यही है TOT की कि हम लोग पुरानी चीज़ों को आसानी से याद रख सकते हैं। और इसकी लिमिटेशन ये है कि ये थ्योरी जो है वो रिट्रीव करके हमें नहीं देती है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फिर उससे नेक्स्ट हमारे पास मोटिवेटेड फॉरगेटिंग है। मोटिवेटेड फॉरगेटिंग के अंदर हम लोग जो है वो देखते हैं कि लोग जो है वो मोटिवेटेड होते हैं बाज़ दफ़ा कि हमें चीज़ें भूल जाएं। इसमें सुप्रेशन और रिप्रेशन की चीज़ें आती हैं, मीन्स बाज़ दफ़ा हमारे साथ कुछ एक्सीडेंट हुआ होता है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम याद रखना नहीं चाहते, तो वो मोटिवेटेड फॉरगेटिंग में हम उन चीज़ों को भुला देते हैं। वो चीज़ें जो है वो या तो डिप्रेशन वाली होती हैं या सुप्रेशन वाली होती हैं। सुप्रेशन वाली चीज़ें जो हैं वो कॉन्शियसली आ रही होती हैं और जो रिप्रेशन वाली चीज़ें हैं वो हमारे पास अनकॉन्शियसली आ रही होती हैं। इस तरह कि हमारा अगर कार एक्सीडेंट हो जाता है और हम उसको याद नहीं करना चाह रहे होते, ये इसकी एग्जांपल में आता है फॉरगेटिंग मोटिवेटेड में। रिप्रेशन जो है वो अनकॉन्शियसली होती है और सुप्रेशन हमारे पास कॉन्शियसली होती है। सुप्रेशन के अंदर हम लोग एफर्ट कर रहे होते हैं कि हमें ये चीज़ें भूल जाएं, और रिप्रेशन के अंदर हम लोग चीज़ों को इसलिए भूलना चाहते हैं क्योंकि ये हमारे पास फिजियोलॉजिकली पेनफुल होते हैं, हमें उनको याद करना अनप्लीजेंट लग रहा होता है। उसके बाद हम लोग इंटेलिजेंस और उसके कुछ मेजरमेंट देखते हैं। इंटेलिजेंस हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, एक हमारी ऐसी एबिलिटी है जिसको हम एवरीडे एक्सपीरियंस से सीख रहे होते हैं, अपने सोशल कॉम्पिटेंस से। इसमें हमारे पास जो डेविड वेस्टर था उसने कहा कि इंटेलिजेंस जो है वो एक ग्लोबल कैपेसिटी है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो उसको सोचने पे मजबूर कर देती है अपने इन्वायरमेंटल सिचुएशंस में। उसके बाद हमारे पास जीन पायागेट है। जीन पायागेट ने कहा कि चाइल्ड और उसके इन्वायरमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा होता है वो फिज़िकल होता है या मेंटल होता है। उसके बाद अल्फ्रेड बिनेट ने कहा कि जो फर्स्ट सक्सेसफुल इंटेलिजेंट टेस्ट इसने दिया था, बिनेट ने सीमन के साथ मिलकर 1905 में ना,
एक आईक्यू टेस्ट डेवलप किया था, जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स के आईक्यू लेवल चेक किए थे, जिसमें 2 स्पेसिफिकेशन थी, इसमें 2 एनालिसिस फैक्टर थे, इसमें जनरल इंटेलिजेंस थी और स्पेशलाइज्ड इंटेलिजेंस थी। अब हम लोग कुछ इसमें चीज़ें जो है वो चेक करते हैं कि किस तरह से क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस क्या होती है और फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होती हैं। इन दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस देखते हैं। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस जो है उसके अंदर हमारा नॉलेज और कम्प्रीहेंशन होता है, जो कि स्पेसिफिक कल्चर के ऊपर बेस कर रहा होता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो फ्लूइड इंटेलिजेंस होता है, उसके अंदर हमारी कंडीशंस जो हैं वो ब्रेन की उसके ऊपर वो बेस कर रहा होता है, उसमें कल्चर इन्वॉल्व नहीं होता। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो 3 स्ट्रैटम थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, जो कि स्पीयरमैन ने जो है वो दी थी थर्स्टन के साथ मिलके। कैरोल जो है उसने डिस्क्राइब किया इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर को 3 चीज़ों के अंदर। उसने कहा कि हम इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एट टॉप, इसमें ब्रॉड एबिलिटीज़ होती हैं और उसमें नैरो एबिलिटीज़ भी पाई जाती हैं। उसके बाद हमारे पास एनालिटिकल इंटेलिजेंस या फिर इंफॉर्मेटिव प्रोसेसिंग थ्योरीज़ हैं। ये 3 तरह की हैं, क्रिएटिविटी, एक एनालिटिकल इंटेलिजेंस और एक क्रिएटिव इंटेलिजेंस और एक हमारे पास प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। जो हमारे पास एनालिटिकल इंटेलिजेंस है उसको हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी भी कहते हैं। इसके अंदर हम स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं, ये हमारे टास्क को एक्वायर कर रही होती है हमारे नॉलेज से रिलेट करते हुए। सेकंड वाला हमारे पास क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, इसके अंदर हम लोग कैपेसिटी है कि हम नॉवल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, एक ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग कर सकें जिसमें फ्री वर्किंग मेमोरी हो और कॉम्प्लेक्स थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। उसके बाद थर्ड वाली हमारे पास प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है, जिसको हम लोग एप्लीकेशन इंटेलिजेंस स्किल कहते हैं, जिसके अंदर हम लोग काफ़ी चीज़ें देखते हैं, अडॉप्ट कर रहे होते हैं, शेप्स देखते हैं, अपने इन्वायरमेंट को सिलेक्ट करते हैं अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आज का जो हमारा लेक्चर था वो एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर था, जिसके अंदर हमने ह्यूमन ग्रोथ एंड मैचुरेशन के बीच में काफ़ी कुछ देखा। उसके बाद हम लोगों ने इंटेलिजेंस, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में डिफरेंस करके देखा, एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देखे, जिसमें 4 एस्पेक्ट्स थे, फिजिकल, सोशल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल। उसके बाद हमने मेटाकोग्निटिव और फॉरगेटिंग थ्योरी को डिस्कस किया। मेटाकोग्निटिव थ्योरी क्या होती है, फॉरगेटिंग थ्योरीज़ के अंदर हम लोगों ने 4 तरह के डिके देखे, जिसमें हमारे पास ट्रेस डिके, डिस्प्लेसमेंट डिके और इंटरफेरेंस और एसोसिएशन, लेक ऑफ एसोसिएशन डिके थे। उसके बाद दूसरी थ्योरीज हमने फॉरगेटिंग की देखी, और इसके अलावा हम लोगों ने इंटेलिजेंस और उसके मेजरमेंट देखे मुख्तलिफ साइंटिस्ट से के थ्रू। उसके बाद 3 स्ट्रैटम थ्योरी के 3 एस्पेक्ट्स देखे, एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।